हेलो फ्रेंड्स, टॉपर आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह सारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग जो है आर प्रारंभिक परीक्षा 2022 और बीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 के बैच के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। और हम लोगों ने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो हम लोग स्ट्रेटजी बताए थे, जो पढ़ने का तरीका बताए थे कि 3 कालखंडों में हम लोग पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो जिसमें हम लोगों ने मित्रों प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल 2 का हम ख़त्म कर चुके हैं। एक मिनट जरा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। हम लोग मित्रों जो है हम लोग मित्रों प्राचीन भारतीय इतिहास जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो 3 कालखंड हैं हमारे, प्रागैतिहासिक काल था, आदि इतिहास था और एक इतिहास था। तो मित्रों, हम लोगों ने इस खंड को जो है पहले कवर कर लिया था और इस खंड के अंतर्गत अभी हम लोगों ने जो है इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका अध्ययन किए हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारे पहले पार्ट और दूसरे पार्ट जो हमारे इतिहास के जो कंप्लीट हो गए हैं। अब मित्रों हम लोग जो है इतिहास के जो है तीसरे कालखंड की ओर जो है प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि इतिहास के नाम से जो है जाना जाता है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी थी मित्रों, हम लोग जो है इसका अध्ययन पहले ही कर चुके थे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और इतिहास जो है किसे कहते हैं। तो इसको रिपीट करने की मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी, आप लोगों को सारी चीज़ पता है। तो मित्रों, हम लोग जो है इतिहास को के अध्ययन को जो प्रारंभ करें, उसके पहले मित्रों एक महत्वपूर्ण कालखंड आता है जिसे सूत्र काल के नाम से, जो कि उत्तर वैदिक काल हो गया, और महाजनपद काल के बीच में एक सूत्र काल की शुरुआत होती है मित्रों, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर जो है, जो कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो है 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का कालखंड ये सूत्र काल के नाम से जाना जाता है मित्रों। और इस कालखंड में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनका जो है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आइए हम लोग जो है इस छोटे से टॉपिक जो सूत्र काल है, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अपना प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो महाजनपदा काल का जो है अध्ययन करेंगे मित्रों। तो जो सूत्र काल है मित्रों, इस सूत्र काल क्या था? तो वैदिक साहित्य को शुद्ध और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की जो है रचना की गई थी मित्रों। तो जो हमारे वेद थे हमारे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जिनके बारे में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो उन्हीं को शुद्ध और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कि वो शुद्ध रूप से वो आगे की शताब्दियों में भी बने रहें और अनवरत रूप से जो है उनका अध्ययन किया जाता रहे, इस सूत्र साहित्य की जो है रचना की गई थी मित्रों। ये वेदांग की रचना की गई थी मित्रों, सूत्र साहित्य की रचना की गई थी मित्रों। उसके बाद हम देखें एक वेदांग है, सूत्र साहित्य के तहत जो है वेदांग आते हैं। इन वेदांगों के बारे में देखते हैं कि वेदार्थ यानी जो वेद का अर्थ है हमारा, वेदार्थ यानी जो वेद का जो अर्थ है हमारा, वेदार्थ ज्ञान यानी वेदों के अर्थ के ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहते हैं। मतलब जो वेदों के अर्थ के ज्ञान में सहायक होते हैं, ऐसे शास्त्रों को क्या कहा गया है? वेदांग कहा गया है मित्रों। और ये वेदांग जो है हमारे 6 प्रकार के वेदांग हैं हमारे, जिसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 प्रकार के वेदांग जो है देखने को मिलते हैं मित्रों।
ठीक है, इन्हें हम ये हमारा तो वेदांग जो है हमारे, वेदांग जो हमारे 6 हैं मित्रों, हमारे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं मित्रों। ठीक है, इन्हें वेदांग के अंतर्गत रखा जाता है मित्रों। वेदांग कितने हैं? 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये 6 हैं हमारे। अब इन 6 के बारे में हम लोग एक शॉर्टकट में, एक जो प्रीलिम्स के दृष्टि से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। इसमें एक हमारा शिक्षा है पहला, इसमें पहला हमारा शिक्षा आता है मित्रों वेदांगों में। तो इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है, यानी जो वेद के मंत्र हैं उनके उच्चारण करने की विधि जो है वो शिक्षा में बताई गई है। इसमें स्वर, योम, वर्ण, स्वर का और वर्ण का आदि के उच्चारण के प्रकार जहाँ शिक्षा दी जाती हो उसे शिक्षा जो है कहा जाता है मित्रों। इसका मुख्य उद्देश्य इसका जो था वेद मंत्रों के अविकल यथास्थिति विशुद्ध उच्चारण किए जाने का है, और वेदों में इसे वेदों का नाक कहा गया है मित्रों। जो शिक्षा है इसे वेदों का नाक कहा गया है मित्रों, और इसका उद्देश्य था कि वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि इसमें बताई गई है, वेदों के उच्चारण की विधि बताई गई है, और इसे क्या कहा गया है? वेदों के नाक की संज्ञा दी गई है मित्रों। उसी प्रकार से दूसरा है हमारा मित्रों, इसे वेदों कल्प, दूसरा क्या हमारा कल्प है मित्रों। कल्प का मतलब क्या था? इसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। ठीक, यानी वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, किस क्रम में करना चाहिए, तो वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस क्रम में जो है करना चाहिए, इसका जो कथन इसमें ये बताया गया है। क्या बताया गया है? कि वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस क्रम में करना चाहिए, ये कल्प में बताया गया है मित्रों। और इसमें यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख इसमें जो है किया गया है मित्रों। उसके बाद व्याकरण की बात करें, व्याकरण की हम बात करें तो वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने, वेद शास्त्र जो हैं उनका प्रयोजन को जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके। ठीक, व्याकरण में क्या था कि जो वेद के शब्द हैं उनका उचित अर्थ जानने, यानी जो वेद के शास्त्र हैं, वेद शास्त्रों का जो है प्रयोजन क्या है तथा उन शब्दों का यथार्थ ज्ञान, यानी उन शब्दों का क्या अर्थ है उसकी जानकारी हमें व्याकरण से प्राप्त होती थी मित्रों। इसे वेदों का मुख की संज्ञा दी गई है। व्याकरण क्या थे? वेद के मुख थे मित्रों। उसके बाद निरुक्त था अगला। निरुक्त में क्या था कि जिन वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनका उन अर्थों में निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है मित्रों। मतलब वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिस लिए किया गया है उनका सम्यक उसी अर्थ का बोध कराना जो है वो निरुक्त में कहलाता था मित्रों। इसे पुरुष का कान कहा गया है निरुक्त को। उसके बाद अगला है ज्योतिष है मित्रों। तो इसमें वैदिक यज्ञ और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। ज्योतिष में जो वैदिक यज्ञ है और जो समय है, वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है कि कब हमें किस मुहूर्त में और किस तरीके से किस विधि विधान से हमें जो है यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए, उस समय का उल्लेख ज्योतिष विद्या में मिलता है मित्रों। आज भी हम लोग जो है कोई काम करते हैं तो अब जिनका ज्योतिष विद्या में जिनका जिनकी आस्था है वो आज भी कोई कार्य करने के पहले जो है ज्योतिष में अपना देख लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है, उस मुहूर्त के अनुसार जो है काम करते हैं। जैसे आज भी विभिन्न प्रकार के त्यौहार, जैसे रक्षाबंधन के त्यौहार आज हम लोग देखते हैं क्या है, तो देखते हैं कि किस मुहूर्त में कब से कब तक का शुभ समय रहेगा या इस टाइप का देखकर हम लोग करते हैं। तो क्या था, ऐसे ही प्राचीन काल या वैदिक काल में क्या होता था, अनुष्ठानों का समय ज्ञात करने के लिए ज्योतिष विद्या का हम लोग प्रयोग करते थे मित्रों। उसके बाद जो है छंद आता है। उसके बाद आता है मित्रों छंद आता है हमारा पांचवा।
पांचवा क्या, छठा आता छंद। तो वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उषणिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र में छंद शास्त्र से होता है मित्रों। इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है। छंद को क्या कहा गया है, वेदों का पैर कहा गया है, वेद पुरुष का पैर कहा गया है, छंद को कहा गया है मित्रों। यास्क ने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो यास्क थे इन्होंने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। और उसके बाद जो है महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। महर्षि पाणिनि इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो कि संस्कृत व्याकरण का जो है मानक ग्रंथ जो है माना जाता है मित्रों। ठीक, तो इस प्रकार से हमने वेदांग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है अध्ययन किया। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों सूत्र काल में जो है सूत्र काल में जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है डेवलपमेंट जो है देखने को मिलता है मित्रों। सूत्र काल में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं मित्रों सामाजिक जीवन में क्या डेवलपमेंट आता है सूत्र काल में मित्रों। तो हम देखते हैं कि इस काल में जो है द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, द्विज में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को जो है शामिल किया जाता था। ये 3 वर्णों का जो है प्रतीक हो गया था मित्रों। ठीक, यानी सूत्र काल में जो 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के काल में क्या हुआ था, द्विज व्यवस्था 3 वर्णों का प्रतीक जो है माना जाने लगा था मित्रों। और शूद्र की जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चौथा वर्ण जो था वो शूद्र कहलाता था मित्रों। ठीक, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में आई थी, जिसमें ऊपर 4 थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे, जिसमें 3 को द्विज कहा जाता था और चौथे क्रम में जो है वो शूद्र को रखा गया था मित्रों। तो हम देखते हैं इस काल में द्विज की अवधारणा आई थी, जिसमें ये तीनों को शामिल किया गया था। और शूद्र जो कि चौथा वर्ण व्यवस्था में चौथे स्थान पर होता था, शूद्र की 2 श्रेणियां इस समय विकसित हो गई थी हमारे सूत्र काल में। कौन कौन सी थी? एक तो जो था निर्वासित था मित्रों। निर्वासित क्या था? निर्वासित मतलब होता है जो बाहर रहे। ठीक है, तो उस समय जो है सूत्र काल में जो नगर के बाहर रहने वाले थे उन्हें निर्वासित कहते थे मित्रों। और उसके बाद दूसरा था अनिर्वासित था जो नगर की सीमा में रहने वाले थे, जो नगर की सीमा होती थी। जैसे ये अगर नगर है तो नगर की सीमा के जो बाहर यहाँ कहीं रहते थे वो अनिर्वासित कहलाते थे। ये लोग क्या कहलाते? अनिर्वासित कहलाते थे। और जो नगर की सीमा के भीतर होते थे इन्हें क्या कहलाते थे? ये निर्वासित लोग जो है अनिर्वासित लोग कहलाते थे मित्रों। उसके बाद में एक चीज़ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि सूत्र काल में जो है एक अस्पृश्यता का भी विकास जो है देखने को मिलता है मित्रों। और इस सूत्र काल के बाद से जो है ये जो अस्पृश्यता की शुरुआत सूत्र काल में होती है मित्रों, इसके बाद से जो है वहाँ से शुरुआत होती है अस्पृश्यता सूत्र काल से, और अब तक वर्तमान में भी ये अस्पृश्यता मतलब कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है मित्रों। हमारी मतलब आज़ादी तक तो बहुत ज़्यादा थी ये सब चीज़ें, अब आज़ादी के बाद में काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हुआ है मित्रों। तो सूत्र काल में जो है अस्पृश्यता का जन्म हुआ था। ठीक, और वशिष्ठ धर्म सूत्र में स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध जो है किया गया है। ठीक, सूत्र काल में अस्पृश्यता का विकास हुआ और मित्रों इस अस्पृश्यता का जो है चरम आगे की शताब्दियों में जो है देखने को मिलता है मित्रों। और उसके बाद जो वशिष्ठ धर्म सूत्र आता है, वशिष्ठ धर्म सूत्र, इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध किया गया है। ये माना गया है कि स्त्रियों को भी जो है अस्पृश्यों के ही समान माना जाता था और उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय थी मित्रों। और उन्हें क्या था? उनकी स्वतंत्रता का विरोध किया जाता था। ये माना जाता था कि उनका कार्य जो है खाली गृह की देखभाल करना है और जो मनुष्य की सेवा करना है। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन में इस समय क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आर्थिक जीवन में इस समय क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं मित्रों सूत्र काल में जो है सिक्कों का प्रचलन जो है प्रारंभ हो गया था मित्रों। हम देखते हैं कि जो सिक्का था मित्रों, इस समय हम देखते हैं कि आ जाता है प्रचलन में हमारे। ठीक, सूत्र काल में सिक्का प्रचलन में आ जाता है मित्रों। और जो सबसे पुराना जो सिक्का क्या था हमारा, वो आहत सिक्का था मित्रों। ठीक है, हम देखते हैं कि पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में हमारे जो अर्थव्यवस्था में जो विनिमय का मूल साधन क्या था, हम देखते हैं कि जैसे ऋग्वैदिक काल में ही निष्क और शतमान नामक जो है सिक्का देखने को मिलता है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में निष्क और शतमान नामक सिक्का जो है देखने को मिलता है मित्रों, लेकिन उसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग नहीं होता था। वहाँ पर क्या होता था,
वहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में बार्टर सिस्टम ही काम होता था और वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित होती थी व्यापार में, ठीक है। लेकिन निष्कौश शतमान जैसे सिक्के जो है प्रचलन में थे मित्रों यद्यप, लेकिन उनका भारी मात्रा में प्रयोग नहीं होता था। लेकिन हम देखते हैं कि सूत्र काल में जो है सिक्के का प्रचलन जो है कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियों में प्रारंभ हो गया था, मतलब व्यापार करने में इनका प्रयोग होने लगा था। तो हम देखते हैं कि इस काल में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था और जो सबसे प्राचीन सिक्का था वो आहत सिक्का जो है कहलाता था मित्रों। सबसे प्राचीन सिक्का जो था वो आहत सिक्के थे, जो कि चांदी और तांबे के जो है बने हुए होते थे मित्रों, ठीक। और इन सिक्कों पर मछली, सूर और चंद्र इत्यादि का प्रतीक बना होता था इन सिक्कों पर मित्रों। तो इस प्रकार से हम जो है सूत्र काल में हम वेदांगों के बारे में हमने पढ़ा, उसके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा और फिर आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा कि इस समय जो है क्या क्या परिवर्तन जो है आए थे मित्रों। अब एक चीज़ और है मित्रों, सूत्र काल में हमें दो चीज़ों का और अध्ययन करना है जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है मित्रों। और ये हम लोगों ने जो पढ़ा है ये कई बार ये पूछा गया है। आहत सिक्के के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है मित्रों, और जो 6 वेदांग पढ़े हैं उनके बारे में भी कई बार PCS में RO और BO जैसी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है मित्रों। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि मित्रों आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार लगाइए, तभी आप वास्तविक रूप से अपने इस मटेरियल का, अपने इस क्लास की गुणवत्ता का और स्वयं का ठीक ढंग से मूल्यांकन कर पाएंगे मित्रों। उसके बाद में जो हम देखते हैं सूत्र काल में हमें एक टॉपिक का और बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन करना है, महाकाव्यों का अध्ययन करना है मित्रों। महाकाव्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी रचना जो है मूलतः सूत्र काल से ही प्रारंभ हुई मानी जाती है मित्रों, और अंततोगत्ता जो है इनका जो निर्माण होता है अंतिम रूप से इनकी रचना वो गुप्त काल में यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास जाकर ये अंतिम रूप से या अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं। मतलब इनकी रचना काल पूर्ण हो जाती है कब? गुप्त काल में, लेकिन शुरुआत इनकी सूत्र काल में ही मानी जाती है मित्रों। तो इस वजह से हमारे रामायण और महाभारत इनमें 2 महाकाव्यों को जो है शामिल जो है किया जाता है मित्रों, जिसमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मित्रों। इन महाकाव्यों की अगर हम देखें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो इनका कोई ऐतिहासिक एविडेंस जो है मित्रों अभी कोई ठोस ऐतिहासिक एविडेंस नहीं प्राप्त होता है मित्रों। इसलिए पुरातात्विक दृष्टिकोण से हम लोग इनके साक्ष्य नहीं, मतलब हमें इनके साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका साहित्यिक दृष्टि से जो है मित्रों एक हमारे वेदों में और अनेक उसमें रचनाओं में जो है इनका जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। और रामायण और महाभारत तो आज भी हमें जो है वो लिखित रूप से मिलते हैं मित्रों। तो इस वजह से इनका साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है मित्रों। अब हम इन रामायण और महाभारत 2 महाकाव्यों के बारे में एक हम लोग काम की इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मित्रों। तब अगर हम रामायण की बात करें, अब हम रामायण की बात करें तो रामायण की जो रचना थी हमारी वो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। देखिए चित्र बना हुआ है वाल्मीकि जी का। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है किया था मित्रों। रचयिता थे वाल्मीकि जी थे। इसके भाषा ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रचना काल है मित्रों 400 ईस्वी के आसपास है। 400 ईस्वी में ये पूर्ण हुई है मित्रों। 400 ईस्वी में ये पूर्ण हुई, ठीक। 400 ईस्वी में रामायण जो है लिखकर जो है पूर्ण हो गई थी और इसे जो है भारत का आदि महाकाव्य जो है कहा जाता है। रामायण को भारत का आदि महाकाव्य कहा जाता है। और प्रारंभ में इसमें कितने थे? 6000 श्लोक थे मित्रों, और वर्तमान में इसमें कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं मित्रों, ठीक। और इसको जो है चतुर्विंशति संहिता, इसे जो है चतुर्विंशति सहस्री संहिता, इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता जो है कहा जाता है मित्रों रामायण को। और तमिल अनुवाद, जो तमिल अनुवाद है हमारा, कंबन है हमारी, जो तमिल अनुवाद है कंबन ने जो है चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय, इसका तमिल भाषा में अनुवाद रामायण का चोल शासक हैं कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कंबन के द्वारा किया गया था मित्रों। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण का अनुवाद कंबन के द्वारा किस चोल शासक के समय में किया गया था? तो कुलोत्तुंग तृतीय के समय में किया गया था मित्रों। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद
कृत्तिवास ने बारबक शाह के समय में किया था मित्रों। ठीक, तो ये था रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृत्तिवास ने बारबक शाह के समय में किया था मित्रों। उसके बाद जो है रामास्वामी नायकर, ईबी रामास्वामी नायकर ने 20वीं शताब्दी में जो है रामायण का अनुवाद रामायण पर सच्ची रामायण लिखी थी। इस रामायण पर एक उन्होंने सच्ची रामायण नामक जो है किताब लिखी थी। कौन? ईबी रामास्वामी नायकर ने 12वीं शताब्दी में लिखी थी मित्रों, सॉरी 20वीं शताब्दी में लिखी थी मित्रों। उसके बाद जो है मित्रों हम लोग देखते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के बारे में हम लोग देख लेते हैं मित्रों। महाभारत, ठीक है। तो महाभारत क्या था? इसके जो संकलन करता थे मित्रों, महाभारत के वेद व्यास जी थे। वेद व्यास जी महाभारत के संकलन करता थे मित्रों। और इसका जो संकलन था मित्रों वो 400 ईस्वी के समय में पूर्ण हो गया था मित्रों। महाभारत का संकलन जो है 400 ईस्वी में आकर पूर्ण हो गया था मित्रों। और पहले इसमें 8800 श्लोक थे। ठीक, महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे मित्रों। तब इसे जय संहिता जो है कहा जाता था मित्रों। ठीक, तो महाभारत में प्रारंभिक रूप में इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। और वर्तमान में इसमें जो है मित्रों 1 लाख श्लोक हैं। वर्तमान में इसमें मित्रों जो है 1 लाख श्लोक हैं। और इसको जो है शतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है मित्रों। 2014 आरओ प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर था मित्रों शतसहस्त्री संहिता। ये आरओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों। उसके बाद जो है यह विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है मित्रों। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व हैं। महाभारत जो है इसमें 18 पर्व हैं मित्रों, जिसमें भीष्म पर्व का भाग गीता है। जिसमें आज में जो हम लोग गीता पढ़ते हैं, यानी ये जो महाभारत है इसमें क्या है 18 पर्व हैं। इसमें 18 पर्व हैं मित्रों। और इसमें से जो एक भीष्म पर्व है, इसमें से जो एक भीष्म पर्व है, इसमें से जो भीष्म पर्व है इसी का भाग क्या है? गीता है मित्रों। ठीक है, ये है। तो महाभारत जो महाभारत है वो 18 पर्वों में विभक्त है। और इसका एक पर्व भीष्म पर्व है, जिसे हम लोग गीता के नाम से जाना जाता है। यानी जो इतनी मोटी किताब हम लोग गीता की पढ़ते हैं वो महाभारत का एक पर्व है मित्रों। ठीक, तो भीष्म पर्व का भाग गीता है। और गीता में सबसे पहले अवतारवाद का जो है उल्लेख किया गया है। उसमें कृष्ण जो है जब महाभारत होता है तो मित्रों उसमें कृष्ण जो है अर्जुन को जब उपदेश देते हैं, तब वो अपने उपदेश में कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर जो है बहुत ज़्यादा जब इस समय अत्याचार होता है लोगों के ऊपर में, और ये पृथ्वी जो है अन्याय से भर उठती है, तब मैं लोगों का कल्याण करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। ये अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण भगवान कहते थे। तो उसी से क्या पता चलता है? अवतारवाद का जो है पता चलता है मित्रों। तो गीता में सबसे पहले अवतारवाद का उल्लेख है मित्रों। और तमिल में अनुवाद इसका जो है पेरुन देवनार ने किया था। तो क्वेश्चन अगर आ जाए महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो पेरुन देवनार जी ने किया था मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने जो है सूत्रकाल का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सूत्रकाल, उसका अध्ययन किया है मित्रों। अब हम लोग जो है मित्रों अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है महाजनपदा काल का अध्ययन करेंगे मित्रों। और जिसमें हम लोग 16 गंगा घाटी में जो है 16 महाजनपदों, गंगा घाटी उसके आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का उदय गंगा घाटी, और साथ ही साथ उत्तर भारत और पूर्वी और मध्य भारत में 16 महाजनपदों का उदय होते हुए देखेंगे मित्रों। और उसमें फिर 16 महाजनपदों के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे मित्रों। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है 16 महाजनपदों के उदय के पीछे कारण क्या थे मित्रों, कैसे 16 महाजनपद का उदय हुआ, द्वितीय नगरीकरण आया,
तो द्वितीय नगरीकरण के पीछे क्या कारण था मित्रों, इन 16 महाजनपद की क्या महत्वपूर्ण इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मित्रों, इन सबको देखते हुए मित्रों तब फिर आगे हम लोग इसके बाद में फिर यूनानी सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे और फिर हम चंद्रगुप्त मतलब गुप्त साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार से आप अपना प्यार विश्वास बनाए रखिए, कंटिन्यू अध्ययन कीजिए मित्रों। और अगर आपका सहयोग प्यार आशीर्वाद ऐसे मिलता रहा और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहे तो ये निश्चित रूप से दावा करते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे और फिर उसके बाद अंतिम रूप से हम लोग भी चयनित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आप लोग अपना अध्ययन और ये सब कंटिन्यू ऐसे करते रहिए मित्रों, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मित्रों।